हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फैंटेसी। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं। एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं और स्टार्टिंग से लेके उनके बीच में क्या पॉइंट ऑफ व्यू था कि कैसे एटम हैं, कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो स्टार्टिंग से करेंगे। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जब बात करते हैं तो एंशियंट्स टाइम से, एंशियंट्स का मतलब क्या होता है कि बहुत पुराने टाइम से जो इंडियन के फिलोसफर थे या जो ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने जो है बहुत कुछ चीज़ें इसके बारे में जो है डिस्कवर की। लेकिन जो आइडिया है कि जो डिविजिबिलिटी है मैटर की, कि आपका जो मैटर है वो सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग नहीं है, मैटर भी फर्दर जो है डिविजिबल है। मतलब जो डिविजिबिलिटी का रूल है मैटर का, कि हाँ मैटर को हम फर्दर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो भी है वो मैटर ही है। तो वो डिविजिबिलिटी का जो फर्स्ट आइडिया था मैटर का, वो हमारे इंडिया में डिस्कवर हुआ। मतलब वो जो आइडिया था वो इंडिया में गिवन हुआ, और इंडिया में जो है ये जो आइडिया था वो 500 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट जो है वो किसने दिया था? एक इंडियन फिलोसफर थे जिनको हम क्या कहते हैं, महर्षि कणाद। आपने नाम सुना होगा महर्षि कणाद का। उन्होंने दिया था। उन्होंने ऐसा बोला था कि जो मैटर है उस मैटर को, उन्होंने जो है मैटर नहीं बोला था, मैटर तो हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन इंडियन फिलोसफर थे तो उन्होंने क्या बोला था? पदार्थ बोला था। उन्होंने बोला था कि जो मैटर होता है उसको हम स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज करो कि आपका ये कोई एक मैटर है, तो इस मैटर को आप स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल में क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। और अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आता है कि जब ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं दे कांट बी डिवाइड फर्दर, कि आप इनको जो है फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिवाइड कर सकते? क्योंकि अब ये आगे जो है इनमें जो डिविजिबिलिटी की जो पावर होती है वो जो है ख़त्म हो जाती है। तो वो जो पॉइंट है जहाँ पे हम जिस पार्टिकल्स को जो है फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का जिसका जो डिवीज़न है वो पॉसिबल नहीं है। तो महर्षि जो कणाद थे, जो कि एक इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने उसका नाम क्या दिया? परमाणु। क्या नाम दिया उसका? नाम परमाणु दिया। उसके बाद दूसरे एक इंडियन फिलोसफर हुए, उन्होंने क्या किया, इस व्यू को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया, और एक्सप्लेन करके दिया कि यही जो परमाणु होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में खुद को अरेंज करते हैं, और जो मैटर होता है उसको क्या करते हैं? डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम जो कुछ ग्रीक फिलोसफर थे, डेमोक्रेटिस, उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर हम मैटर को फर्दर क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, सेम वही जैसा कि जो है कनाड ने बोला था, डिवाइड करते हैं, तो हमें लास्ट में क्या मिलता है? एक स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल मिलता है। ये हमारे पास जो स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल मिलेगा, यानी कि जिसको आप जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, उस पार्टिकल को उन्होंने, डेमोक्रेटस ने क्या कहा कि वो जो पार्टिकल्स होंगे वो इनडिविजिबल होंगे, और उस पार्टिकल को उन्होंने क्या कहा? एटम। ठीक है। मैटर को तो उन्होंने कहा कि मैटर डिवाइडेड है, लेकिन अगर हम मैटर को डिवाइड करते रहे और लास्ट में हमें एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिस पार्टिकल को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दैट इनडिविजिबल पार्टिकल्स इज नोन एज द एटम। उस पार्टिकल को हमने क्या कहा? हमने एटम बोला। वो जो ग्रीक फिलोसफर थे उन्होंने उसको, ये जो सारा कुछ था वो 18th सेंचुरी के एंड में किया गया। उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, आफ्टर 18th सेंचुरी जो आपके एलिमेंट थे और जो कंपाउंड थे उनके बीच में डिफरेंशिएशन लिया, कि आपके पास टर्म्स यूज होती थी, वन इज द टर्म इज द एलिमेंट एंड अनदर टर्म इज द कंपाउंड। स्टार्टिंग में ऐसा माना जाता था कि ये दोनों जो है वो सेम होती हैं, लेकिन एंड ऑफ द 18th सेंचुरी साइंटिस्ट ने क्या किया था कि कंपाउंड अलग होते हैं और एलिमेंट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो उन्होंने जो है वो रिकॉग्नाइज कर लिया था। और ऐसा बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं जब वो आपस में कंबाइन करते हैं तो वो एलिमेंट जो है वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग भी ये था कि किस तरीके से जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं, और उनके कॉम्बिनेशन का वे क्या होता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को लेके आपके एक साइंटिस्ट हैं एंटोनी लवोशियर, जिन्होंने केमिकल साइंस की जो है एक जो है एस्टेब्लिशमेंट की, जिनको हम कई बार जो है लॉ और फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। आपने इनका नाम कई बार सुना होगा। ये एक ही फील्ड में नहीं, बहुत सारे फील्ड में जो है इन्होंने काम किया। एंटोनी एल लेवोशियर।
लेबोशियर ने क्या किया, केमिकल कम्बिनेशंस के लॉज दिए और केमिकल साइंस की फाउंडेशन स्टैब्लिश की। इन्होंने जो केमिकल कम्बिनेशन के जो लॉ दिए हैं, केमिकल कम्बिनेशन के लॉ मीन्स कि केमिकल कम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि किस तरह से जो एलिमेंट होते हैं वो आपस में कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं। तो उसके बिहाफ पे जो केमिकल कम्बिनेशन का जो लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, वो दो लॉज एंटोनी ने दिए थे। जो फर्स्ट लॉ था वो दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो उन्होंने आपका फर्स्ट लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और जो सेकेंड लॉ दिया था वो क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये जो दो लॉज थे ये केमिकल कम्बिनेशंस के लॉज थे और वो आपको लेबोशियर ने दिए थे। उन्होंने केमिकल साइंस की फाउंडेशन, केमिकल साइंस मीन केमिस्ट्री की एक तरह से फाउंडेशन डाली थी। दैट्स वाई समटाइम्स वी कॉल देम फादर ऑफ केमिस्ट्री। ओके, ये जो पहला लॉ है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहते हैं कि जब भी कोई भी केमिकल चेंज होता है, कोई भी केमिकल चेंज हुआ, केमिकल चेंज में मीन्स कि जो ए और बी हैं जब वापस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके सी और डी बनाएंगे, तो उस केस में जो टोटल मास होता है ए और बी का, ए और बी का जो टोटल मास होता है वो इक्वल होता है टोटल मास ऑफ सी और डी के। यहाँ पे वो क्या, इनके मास के क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब कि जो आपका ये चीज़ है, मास है किसी भी चीज़ का, हम मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ मास के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर ए वाला कंपाउंड मेरे पास 10 ग्राम है एंड बी वाला कंपाउंड मेरे पास क्या है, 5 ग्राम है, तो अगर मेरे पास यहाँ सी बनता है तो जो सी बनेगा उसका जो मास आएगा 10 + 5 मतलब नेट क्या आएगा, 15 ग्राम आएगा। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास होता है वो जो है हमेशा इक्वल होता है। अगर हम इस चीज़ को और ज़्यादा इलेबोरेट करें बेटा, तो जब भी आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हो, फॉर एग्जांपल आप स्टार्टिंग से एक केमिकल रिएक्शन करते आ रहे हो, आपने एसिड बेस और सॉल्ट जो है वो किया हुआ है 7th क्लास में भी, एंड कुछ केमिकल रिएक्शंस 8th क्लास में भी करी हुई हैं, तो यू कांट से कि आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। तो इसमें मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन कंसिडर करती हूँ। सपोज करो मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिया, लाइक 7th क्लास से उठाते हैं, जिसको आप कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपका क्या होता है, एसिड होता है और एसिड के साथ क्या होता है, बेस होता है, और एसिड और बेस आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, दो चीज़ें बनाते हैं। सपोज करो मैंने जो एसिड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया और जो बेस है वो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, आपको सभी को सिंबल पता है, और उन्होंने क्या बनाया, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, एंड साथ में क्या कर दिया, वाटर बाहर निकाल दिया। तो ये जो चीज़ें हैं जो लेफ्ट साइड लिखी हुई हैं और बीच में क्या आ रहा है, एरो आ रहा है, और ये जो चीज़ें हैं जो कहाँ पे लिखी हुई हैं, राइट साइड लिखी हुई हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें लेफ्ट साइड लिखी हुई हैं जो आपस में रिएक्ट करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो एरो के राइट साइड लिखा है, मतलब जब ये आपस में रिएक्ट करती हैं तो ये बनता है, तो जो राइट साइड में लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, ये आपका रिएक्टेंट हो गया एंड ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, आइदर किसी भी केमिकल चेंज में, जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो हमेशा इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो ये आपका क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है इन ए केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो आप कह सकते हो कि मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम मास को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं, जो मास होता है, मास की एक फॉर्म जो होती है वो हम दूसरे फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वैसे भी कंजर्व करने का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट करके रखना, उस चीज़ को उसी फॉर्म में रखना, उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देना। ओके, ख़त्म नहीं होने देना। अब जो लेवोशियर ने सेकेंड लॉ दिया था केमिकल कम्बिनेशन का, दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स। अगर कहीं पे भी वर्ड आता है कि ये चीज़ कांस्टेंट है, या जो हम क्लास में जो वर्क कर रहे हैं वो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या है? कांस्टेंट है। दैट मीन्स क्या है कि हम जिस उसमें चल रहे थे वो हमारी फिक्स है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड, कि वो चीज़ चेंज नहीं हो रही है। एंड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? जो उसका अमाउंट है, जो उसका कोई भी चीज़ का जो मास है। तो लवोशियर ने दूसरे साइंटिस्ट के साथ मिलकर ऐसा नोट किया कि बहुत सारे कंपाउंड हैं, नंबर ऑफ कंपाउंड। लाइक वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ये किसका हो गया? आपका वाटर का। ये धीरे धीरे केमिकल फार्मूलाज जो है बेटा आपने ध्यान रखने हैं। और एक फार्मूला होता है NH3। NH3 किसका फार्मूला होता है? अमोनिया का। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सिंबल याद करने के लिए बोले हैं। H हाइड्रोजन है, O ऑक्सीजन है, N नाइट्रोजन है, H हाइड्रोजन है। लाइक CO2 क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे डाई वर्ड क्यों यूज़ करते हैं? कि यहाँ पे टू है, टू के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? डाई यूज़ करेंगे या फिर बाई यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे हम डाई यूज़ करते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड, यानी कि दो ऑक्साइड है, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे जो कंपाउंड हैं, तो लवोशियर ने जब इसको कंक्लूड किया तो लवोशियर ने देखा कि अगर जो हमारा कोई भी एक कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट हैं तो वो एलिमेंट का जो अमाउंट है, जो रेशियो है, वो हमेशा फिक्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास क्या हुआ? वाटर है। अब ये वाटर, चाहे हमें रेन वाटर मिले, ओके, रेन का वाटर हो, सी का वाटर हो, आइदर जो है आप कह सकते हो ड्रेन का वाटर हो, ठीक है, आइदर आप कह सकते हो टैप वाटर हो, कि कहीं से भी हमें वाटर मिलेगा तो वाटर के अंदर जो ये रेशियो होगा एलिमेंट का वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। यानी कि किसी भी एलिमेंट का जो रेशियो बाई मास जो है ऑलवेज क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। फिक्स होने का मतलब क्या है? कि ये हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वाटर का सोर्स क्या है, कि हमें रेन से मिल रहा है, सी से मिल रहा है, ड्रेन वाला वाटर है, टैप वाटर है, आइदर रिवर वाटर है कहीं से भी मिल रहा है, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो हमेशा क्या होगा? H2O ही होगा। और उसमें हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो 1:8 होगा बाई मास। कि वाटर का कोई भी सोर्स होगा, लेकिन उस सोर्स के जहाँ भी से आप सोर्स से लोगे तो उसमें जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा मतलब 1:8 होगा। मतलब कहीं पे भी अगर आप वाटर, इवन आप लैब में भी वाटर प्रिपेयर करो तो उसके अंदर भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लगेगा, जिनका जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा? 1:8। यानी कि अगर हम कहें कि हमारे पास जो है वो 9 ग्राम वाटर है, तो उस 9 ग्राम वाटर में 1 ग्राम हमारे पास क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा। बाकी का जो 8 ग्राम होगा वो क्या होगा आपके लिए? ऑक्सीजन होगा। सिमिलरली अगर हम कहते हैं अमोनिया का एग्जांपल लेते हैं, तो अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 14:3 रहेगा। वो भी कैसा रहेगा? बाई मास। कि अमोनिया आप कहीं से भी लो तो उसमें ये हमेशा फिक्स रहेगा। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में हम बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहेगा, 3:8 रहेगा। तो आप कहीं से भी लो कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे हम रेस्पिरेशन से बाहर निकाल रहे हैं या प्लांट रेस्पिरेशन से बाहर निकाल रहे हैं या लैब में किसी एक्टिविटी के थ्रू होता है, एवरी टाइम जो उसका रेशियो रहेगा इट शुड बी 3:8। ओके। तो केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं, किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में, डेफिनेट प्रोपोर्शन में जो है वो हमेशा जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो ये आपके जो है एंटोनी एल लावोशियर ने 2 लॉज दिए थे केमिकल कॉम्बिनेशंस के, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके। अब ये 2 लॉज आ गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि जो साइंटिस्ट के पास जो प्रॉब्लम आई वो ये प्रॉब्लम आई कि इन लॉज की जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन थी वो उनको कहाँ से पता चलती, कि एटम्स के बारे में या मॉलिक्यूल के बारे में वो क्या कुछ बोलते। तो उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनको हम क्या, उनका नाम क्या था? वो ब्रिटिश के केमिस्ट से जॉन डाल्टन। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने जो है एटम की थ्योरी दी। जॉन डाल्टन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी दी थी। यानी कि डाल्टन ने जो है अपनी जो थ्योरी दी उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। एटॉमिक थ्योरी ऑफ जो डाल्टन की थी वो एक पहली एटॉमिक थ्योरी थी,
फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी थी। उस एटॉमिक थ्योरी से जो है बहुत सारे लोगों को नए नए आइडियाज़ मिले कि किस तरह से एटम जो है कंबाइन करते हैं, कैसे वो रहते हैं और कैसे वो आपस में रिएक्शन करते हैं। तो जॉन डाल्टन थ्योरी के जो पॉस्टुलेट्स कहने का मतलब मेरा ये है कि जो उसके मेन पॉइंट्स थे, उन्होंने जो है जो अपने अपने मेन पॉइंट्स दिए। फर्स्ट पॉइंट क्या था, उन्होंने कहा कि जितने भी मैटर हैं वो सभी एक टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एटम। सपोज करो मेरे पास कोई मैटर है और मैटर क्या है, स्मॉल 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 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो जो स्मॉल होता है, स्मॉल के लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, उसका सिनोनिम्स टाइनी वर्ड। ओके, तो डाल्टन ने क्या बोला कि जो आपका मैटर है, ओके, वो जो मैटर है वो स्मॉल, आइदर आप कह सकते हो कि टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। टाइनी का मतलब स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और इन पार्टिकल्स को डाल्टन ने क्या कहा, दीज पार्टिकल इज नोन एज द एटम। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को उसने क्या कहा, एटम की। लाइक ये वाला जो इंडिविजुअल होगा वो क्या होगा, आपका एटम। ये सारे एटम्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट हैं। वो एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या बना देते हैं, आपका मैटर बना देते हैं। तो ये पहली जो पॉस्टुलेट्स, यानी कि जो पहली बात उसने अपनी थ्योरी में बताई वो ये थी। ठीक है, उसके बाद डाल्टन ने क्या कहा कि जो आपका एटम है, ये जो एटम है वो एटम कैसा है, इनडिविजिबल। व्हाट डू मीन बाय द इनडिविजिबल? इनडिविजिबल का मतलब कि इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। यानी कि जो आपका एटम है वो एटम जो है इनडिविजिबल पार्टिकल्स है, उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। साथ में उसने बोला कि एटम को आप कांट क्रिएटेड, यानी कि एटम को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो और नाइदर आप एटम को क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम जो है वो क्या है, इनडिविजिबल। व्हाट यू मीन बाय द इनडिविजिबल? जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, वो चीज़ आपकी क्या है, इनडिविजिबल। तो ये दो पोस्टुलेट्स थी डाल्टन की। उसके बाद डाल्टन ने जो अपनी थर्ड पोस्टुलेट्स दी, यानी कि जो थर्ड थिंग उसने अपनी थ्योरी के अंदर बताई, वो थर्ड थिंग क्या थी बेटा? उसने बताया कि डाल्टन ने कि जो एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो हर एक तरीके से सेम होते हैं। मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन मेरे पास एक एलिमेंट है। अब मेरे पास हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स हैं, क्या है, नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो उसने बोला कि जो एक एलिमेंट है हाइड्रोजन के, उसके जितने भी एटम्स होंगे, आप चाहे हाइड्रोजन का एक एटम लो, दो लो या 10 एटम ले लो, तो वो जो एटम होगा हाइड्रोजन का वो आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसा होगा, मास में भी और जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी उन सभी में। यानी कि एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो हर तरीके से सेम होते हैं। ऐसे ही उसने फोर दिया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट का मतलब कि अलग अलग अगर होंगे, मतलब कि अगर आप जो है एक एटम ले लेते हो, एक एलिमेंट ले लेते हो नाइट्रोजन, दूसरा ले लेते हो ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन का जो एलिमेंट होगा वो ऑक्सीजन के एलिमेंट से हर तरीके से क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट होने का मतलब कि इसका जो मास होगा वो मास भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी आपस में वो भी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट। मतलब कि नाइट्रोजन की जो प्रॉपर्टी होगी वो ऑक्सीजन की जैसे नहीं होगी, एंड ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी होगी वो नाइट्रोजन की जैसे नहीं होगी। यू कैन से कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। और जो एटम्स होंगे सेम एलिमेंट्स के, उनका सेम मास होगा एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद जो फिफ्थ पॉस्टुलेट्स थी, उसके बारे में डाल्टन ने क्या बताया कि जो एटम्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ऑलराइट, एटम्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। और वो जो आपस में कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करके वो क्या बना देते हैं, कंपाउंड बना देते हैं। ऐसा जो है वो डाल्टन ने बोला। लेकिन उन्होंने कहा कि जब एटम आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके क्या बना देते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो जो इनके कम्बिनेशन का जो रेशियो होता है वो स्मॉल एंड होल नंबर रेशियो होता है। रेशियो कैसा होता है, स्मॉल एंड होल नंबर। स्मॉल का मतलब कि रेशियो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, लाइक वो 1:1 में, 1:2 में, 2:1 में,
कुछ ऐसे सिंपलेस्ट रेशियो में कंबाइन करेंगे, रेशियो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। और होल नंबर का मतलब है कि वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं करेंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 सो ऑन, लाइक 1/2, 3/2, कुछ फ्रैक्शन में इस तरीके से उनकी आपस में कॉम्बिनेशंस नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद लास्टली जो 6 पॉस्टलेट्स थी डाल्टन की, डाल्टन ने कहा कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड में, जो कोई भी कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड में एलिमेंट का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। एलिमेंट का रेशियो फिक्स होने का क्या मतलब है? एलिमेंट का रेशियो फिक्स होने का मतलब वही है जो आपने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में किया है, कि अगर कोई भी कंपाउंड कहीं पे भी बनता है, वाटर है, लाइक वाटर अमेरिका में आप देखोगे और इधर ब्रिटेन में देखोगे या इंडिया में देखोगे, तो वहाँ पे भी जो वाटर होगा उस सभी का जो फॉर्मूला होगा वो H2O होगा, एंड उसमें जो रेशियो होगी 1:8 होगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो है एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, अभी हम उसके बाद डिस्कशन कर रहे हैं। एंड एक थ्योरी हमने डाल्टन की पढ़ी, जो फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, जिसमें बहुत सारे जो है व्यूज़ जो है लोगों को दिए कि किस तरीके से हम फर्दर जो डिस्कवरी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, एंड अगर फर्स्ट टाइम में ना समझ में आए तो एक बार और कोशिश कीजिएगा, इसको देखिएगा, क्योंकि आप वन मोर टाइम, हम जब भी कोई चीज़ बार बार करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से आ जाती है। एंड इससे रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज होएगा, प्लीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी। एंड जो है, आप जिन बच्चे अभी जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जहाँ पे आपका वीडियो डिस्प्ले होगा वहाँ राइट साइड में नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का ऑप्शन होगा, तो स्टूडेंट्स आप वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो पूछेगा। थैंक यू सो मच।